आजकल Asus बहुत चर्चा में है ड्यू टू सम वेरी रॉन्ग रीजंस और इसी सब की वजह से अब ये लैपटॉप पे खड़े होके अपनी इमेज को सही करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये सब देखा एंड सोचा कि क्या हालत सही में इतनी बुरी है एंड आई हैव टू से कि पानी अब सर के पार जा चुका है। तो आज हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो मेरे पास इनका लैपटॉप है जिससे मैं आपको 7-8 रीजंस बताऊंगा कि आपको ऐसा कूड़ा क्यों नहीं लेना चाहिए, और दूसरा हम Asus की ब्रांड सिचुएशन भी देखेंगे कि आखिर कुछ सुधारा जा रहा है या नहीं। सबसे पहले इस लैपटॉप से ही शुरू करते हैं। इसका नाम है Asus ZenBook A15 और आज की डेट में इसका प्राइस है 84,000। अब देखो, मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको इसे खरीदना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो ये कोडिंग वालों के लिए है, ना आप इसमें गेमिंग कर सकते, ना इसमें एडिटिंग होती है। ये बस एक ई वेस्ट है एंड ये वीडियो इसका रिव्यू बिल्कुल नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो मैं इस पे इतना नेगेटिव हो रखा हूं। डिजाइन से शुरू करते हैं और पहले मैं आपको इसकी अच्छी बातें बताता हूं। सबसे पहला कि इसका वेट अंडर 1 kg है एंड टू बी प्रिसाइज 980 ग्राम्स, तो ये काफी लाइट वेट है। दूसरा, इसकी बॉडी सेरा एल्यूमिनियम मटेरियल से बनी है जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम और सिरेमिक का एक मिक्स है और इसको टच करने पे बहुत सही फीलिंग आती है। और तीसरा ये कि आपको हिंज की क्वालिटी बढ़िया मिलती है। आप स्मूथली एक फिंगर से इसकी लिड ओपन कर सकते हो और ये वॉबल भी नहीं करता। बॉक्स में एक बढ़िया क्वालिटी का लैपटॉप स्लीव भी है और एक 65 वॉट टाइप सी टू टाइप सी चार्जर है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसका टच पैड आपको ग्लास वाला मिलता है जो कि लैपटॉप के साइज के हिसाब से बड़ा ही लगता है। मतलब ये सही है, इसमें जेस्चर्स वगैरह भी सही से काम करते हैं। नीचे की साइड में ये इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए वेंट्स मिल जाते हैं और इसमें फैन भी है जो कि रेयरली ही स्टार्ट होते हैं, बट चलो इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। फिलहाल इतने ही पॉजिटिव्स हैं। अब मैं आपको गंदी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसकी बॉडी सॉफ्ट जरूर है लेकिन प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही चीप फीलिंग देती है, क्योंकि इसका टॉप फ्लेक्स तो बहुत ही क्रेजी है। थोड़ा सा भी पुश करने पे ऐसे लगता है जैसे डिस्प्ले कीबोर्ड को पुश कर रही हो, जबकि ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो कि मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। अगर चलो आपको हार्डवेयर वाले ड्रॉबैक्स काफी नहीं लग रहे तो अभी और सुनो। ये एक ARM बेस्ड लैपटॉप है जो कि स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ आता है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.97 गीगाहर्ट्ज है। ये 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है और इसमें एक 45 टॉप्स का डेडिकेटेड NPU भी मिलता है जो AI वाले टास्क को हैंडल करता है। इंटीग्रेटेड एड्रेनो GPU है जिसकी परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स पे मैं अब भी आ रहा हूँ। 16GB LPDDR5X सोल्डर्ड रैम है जिसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते। 512GB की NVMe Gen 4 SSD मिलती है जो कि फास्ट है और इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सिंगल स्लॉट है तो ये वाली 512 जो लगी हुई है ये वेस्ट ही होगी। पोर्ट्स में आपको एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिलता है, एक HDMI 2.1 पोर्ट, एक हेडफोन जैक और 2 टाइप C थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते हैं जिससे आप लैपटॉप चार्ज भी लगा सकते हो और डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। फुल HD वेबकैम है जिसमें आपको IR सपोर्ट भी मिलता है और ये हर विंडोज लैपटॉप की तरह बस काम चला देता है। इसमें डाउन फेसिंग बिल्ट इन स्पीकर्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल विंडोज लैपटॉप से तो अच्छा साउंड करते हैं। 70 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है जिसकी अलग से बात करेंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट होम 2024 फॉर लाइफ टाइम और माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक 1 साल के लिए मिलता है। अब मैं आपको इसके बेंचमार्क्स दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। सबसे पहले CPU स्कोर्स अगर आप देखो तो 85,000 के लैपटॉप के हिसाब से ये बहुत कम है और GPU की हालत तो और भी खराब है क्योंकि इसके स्कोर्स तो पूरे ही खत्म है। सिनेबेंच 2024 देख लो, R23 में देख लो, Geekbench देख लो, जहां मर्जी आप कंपेयर करो स्कोर्स बेकार ही मिलेंगे। आपको इन सारे टेस्ट का डेटा डिस्क्रिप्शन में दिए गए ड्राइव लिंक पे मिल जाएगा, आप वहां पे देख के सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कोर्स बेकार है, परफॉर्मेंस भी इन जनरल खत्म ही है। Adobe प्रोडक्ट्स में सिर्फ फोटोशॉप का नेटिव सपोर्ट है, बाकी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ऑडिशन सब इमुलेशन पर ही चलते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स तो इंस्टॉल होने के बाद चलता भी नहीं। वैसे इनके नेटिव सपोर्ट के लिए Adobe ने स्टेप्स लेना शुरू तो कर दिया है क्योंकि इसी साल अगस्त 25 को इन्होंने प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, मीडिया एनकोडर और ऑडिशन का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है। मतलब फ्यूचर में जल्द ही हमें इस पे नेटिव Adobe सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन इनमें भी कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशंस। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर Qualcomm वाले क्या करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है। मोटा मोटा आप बस इस लैपटॉप में टाइम पास कर सकते हो क्योंकि काम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये लैपटॉप गेमिंग के लिए तो कहीं से नहीं बना और इस बात का भी मैं आपको सबूत देता हूं। मैंने इसमें RDR2 और GTA 5 चलाने की कोशिश करी। RDR2 को लोएस्ट सेटिंग्स में 1080p पर चलाने पे ये 10 से 25 FPS मैक्स दे रहा है। सेम GTA 5 के साथ भी था, 1080p पर 10 से 25 FPS ही मिलते हैं और दोनों ही गेम्स को आप इन सेटिंग्स में परफॉर्मेंस मोड में 30 मिनट्स के लिए खेलोगे तो ये 10 से 15% बैटरी लूज कर जाता है। हर गेम में V-Sync भी ऑन था, लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो GTA में शायद ये 50-60 FPS पे चला जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इसमें गेमिंग करने का तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते। फिर मैं आपको बैटरी का थोड़ा और बताऊं तो Asus इसमें 32 आवर्स की बैटरी लाइफ क्लेम करता है जो कि लाइट यूसेज में डेफिनेटली मिल भी सकती है क्योंकि बैटरी एफिशिएंसी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि मोस्ट एप्स एमुलेट होके चलती हैं और एमुलेशन पे ये बैटरी को पानी की तरह पी जाएगा। बाकी अगर चार्जिंग का बताऊं तो 1.5 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और अगर आप नॉर्मल
टास्क करोगे तो लंबी चल भी जाएगी। बस वो इमुलेशन वाले एप्स में बैटरी का बहुत भयंकर लॉस होता है। बाकी हार्डवेयर का बताऊं तो इसमें आपको एक 14 इंचेस की 600 निट्स वाली 60 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेशियो 16:10 है और रेजोल्यूशन 1920x1200 है, और ये ग्लॉसी फिनिश में आती है। और मैं सही बताऊं तो ये जरूरत से ज्यादा ही ग्लॉसी है, क्योंकि लो ब्राइटनेस पे कंटेंट अगर आप इसमें देखोगे तो कंटेंट से ज्यादा आपको अपनी शक्ल दिखेगी। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक है तो डिस्प्ले ब्राइट है, कलर्स सही दिखते हैं, क्योंकि ये 100% DCI-P3 OLED है और ये HDR को भी सपोर्ट करती है। लेकिन इस प्राइस पे कोई भी 60 हर्ट्ज तो डिजर्व नहीं करता, 120 तो डेफिनेटली होना चाहिए था। चलो ये नहीं दे रहे थे तो टच स्क्रीन डाल देते, बट वो भी नहीं है। ओवरऑल डिस्प्ले देखने में बहुत सही है, लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्शंस आती हैं वो हद से ज्यादा ही है। अब आप कहोगे कि यार सब कुछ अगर इतना बेकार है तो कुछ तो अच्छा होगा। मैं आपको कहूंगा कि नहीं। इसका तो वेबकैम भी काम चलाऊ क्वालिटी का 1080p वाला मिलता है विद IR सेंसर, जो विंडोज हेलो के थ्रू लॉगिन में यूज होता है, क्योंकि इसमें कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। कैमरा की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बुरी है, बस मीटिंग्स और क्लासेस के लिए ठीक है, मैकबुक लेवल का तो बिल्कुल नहीं। हालांकि ये इससे टारगेट मैकबुक को ही करना चाह रहे हैं। बाकी वेबकैम में विंडोज स्टूडियो वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट और फिल्टर जैसा सब है। और ऐसे तो ये लैपटॉप Copilot Plus सर्टिफाइड भी है, यानी कि AI रिलेटेड आपको बहुत फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें कुछ तो सही में काम किया। जैसे विंडोज प्लस Q प्रेस करने पे स्क्रीन के कंटेंट को ये स्कैन कर लेता है और आप स्क्रीन से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। सेटिंग्स में अगर आपको स्पेसिफिक सेटिंग ढूंढ रहे हो तो वो बस प्रॉम्प्ट की तरह सर्च करो और मिल जाता है। स्क्रीनशॉट में भी AI फीचर्स हैं, जिससे किसी स्पेसिफिक विंडो या एरिया का स्क्रीनशॉट लेना इजी हो जाता है। एंड टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन आई लीव, वेक अप स्क्रीन व्हेन आई अप्रोच जैसे फीचर्स तो हैं ही। कीबोर्ड में कीज की स्पेसिंग सही है, टाइपिंग में सच प्रॉब्लम नहीं आती। टच पैड भी बढ़िया काम करता है और सारे जेस्चर्स कंट्रोल भी मिल जाते हैं, जैसे राइट एज स्वाइप करने पे ब्राइटनेस कंट्रोल होगी, लेफ्ट एज स्वाइप करने पे वॉल्यूम कंट्रोल होगी। अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो टॉप एज स्वाइप करने पर मीडिया को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स में हो तो कर्सर मूव कर सकते हो। लेकिन कीबोर्ड बहुत ही सॉफ्ट सी रबरी फीलिंग देता है, जो हो सकता है सबको पसंद ना आए। कीबोर्ड बैकलाइट जरूर है, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स के साथ साथ कीज के एजेस से लाइट लीक बहुत ज्यादा होती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वो बुरी वाली चोर बाजार वाली बैकलाइट यूज करी हुई है। इसका प्राइस 84,000 है और इसमें आपको ऐसी बिल्ड मिल रही है जो मेरे 7 साल पुराने 30,000 के लैपटॉप में। तो इसको क्यों नहीं लेना, उसका मैंने आपको प्राइमरी रीजन दे दिया है। अब देखो, मैं यहाँ खड़ा होके इस कबाड़ की इससे ज्यादा बात करके ना आपका टाइम खराब करूंगा ना अपना। फिलहाल जिसने इसको बनाया है उस पे नजर मारते हैं कि आखिर उनके साथ क्या चल रहा है। सबसे पहले तो जो भी करंट प्रॉब्लम्स एसस के साथ चल रही हैं, जैसे कि सर्विस सेंटर से लोगों को बिल्कुल सही रिस्पांस नहीं मिल रहा, एंड जनरली सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस होता है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनका हर जगह ही बेकार निकल रहा है। ट्विटर देख लो, रेडिट देख लो, और अब तो यूट्यूब वीडियोस भी बन चुकी हैं। एंड द प्रॉब्लम इज कि ये लोग फिक्स करने के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। किसी सर्विस सेंटर में पार्ट्स नहीं है, कहीं पे ये लोग बहुत ज्यादा लंबा वेटिंग टाइम दे देते हैं। जैसे इस ट्विटर यूजर ने 21 मई को पोस्ट करा था रिगार्डिंग एसस आफ्टर सेल सर्विस, जहां पर इन्होंने अपनी करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए एसस को कॉल आउट किया था। यहाँ तक कि ये लास्ट 1.5 साल से कंज्यूमर कोर्ट में एसस के खिलाफ केस भी लड़ रहे थे, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि तारीख पे तारीख। और फाइनली पानी सर के ऊपर जाने के बाद इन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट कर दिया। और मेन चीज ये है कि ये सब एक स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक बार साइड में भी रख दे तो इनकी घटिया सर्विस की वजह से किसी का टाइम खराब होता है, किसी का मेंटल स्ट्रेस खराब होता है और किसी के पैसे खराब होते हैं। ये स्टोरी ट्विटर पे बहुत वायरल गई थी और जीटी ने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें उन्होंने इन सारे इश्यूज को हाईलाइट किया था। बट अभी दिसंबर 2025 चल रहा है और इस यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, विच इज जस्ट क्रेजी, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग आउटरीच के बाद भी इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। और आए दिन इनको लोग कॉल आउट करते हैं, आप ट्विटर पे खुद भी चेक कर सकते हो। बट इट फील्स लाइक कि अब ये पूरे शेमलेस हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेट करने का टाइम है, लेकिन अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। आई फील इन्हें तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इनका मार्केट शेयर नीचे ना जाए, और हरकतें ऐसी ही रही तो शायद एक दिन ये भी हो जाएगा। फिलहाल आप एसएस की मशीन से दूर रहो और खासकर इस ई वेस्ट की तरफ तो आपको बिल्कुल ही नहीं जाना। फिलहाल मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।